नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में गरीबी की यानी कि निर्धनता की। तो निर्धनता क्या होती है, इसके क्या प्रकार हैं और इसके लिए सरकार की कौन सी योजनाएं चलती हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्रश्न 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें गरीबी की, तो गरीबी का अभिप्राय होता है जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की भी अयोग्यता होना। मतलब कि जिसके पास जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी पूरी ना हो पाए तो उसको गरीबी कहेंगे। सामान्यतः गरीबी का आशय लोगों की निम्न जीवन निर्वाह स्तर से लगाया जाता है। जिनके जीवन निर्वाह का स्तर काफी निम्न होता है उसको क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। गरीबी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर गरीबी का विश्लेषण निम्न हिसाब से किया जाता है, निम्नानुसार किया जाता है। प्रथम वर्गीकरण का उपयोग की जाने वाली मूल जानकारी के प्रकार को दर्शाता है, जैसे कि वस्तुपरक और व्यक्तिपरक गरीबी। तो दूसरा वर्गीकरण सीमा निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने के संदर्भ में निर्भर करता है, जैसे कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तीसरा वर्गीकरण है गरीबी की अवधि पर आधारित है। आवधिक गरीबी किसी निर्धारित वर्ष में होती है और निरंतर गरीबी जो दीर्घकालिक रहती है। आवधिक यानी कि किसी के पास, जैसे कि कोई एक परिवार है, किसी अवधि में वो अच्छा कमा लेता है, हो सकता है गर्मी की सीजन में उसका कोई व्यवसाय ऐसा होता हो कि वो अच्छा कमा लेता है, तो निर्धन ना रहता हो, उतना ज़्यादा खाने भी की जो बेसिक नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर लेता हो। लेकिन सर्दी के सीजन में हो सकता है वो ना कमा पाता हो उतना, तो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए भी उसको क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हो, तो फिर उस सेंस में ये वो आवधिक गरीबी कहला जाएगी। तो ये कुछ प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से गरीबी को 2-3 प्रकार से बांटा जाता है। तो एक वस्तुपरक गरीबी, व्यक्तिपरक गरीबी हो जाती है, एक निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी हो जाती है, और एक आवधिक गरीबी और निरंतर गरीबी हो जाती है। ऐसे अध्ययन जिनमें विभिन्न चरों के मापन के रूप में किसी शोधकर्ता द्वारा सीधे एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग किया जाए उसको क्या कहेंगे, वस्तुपरक गरीबी कहेंगे। और किसी भी शोधकर्ता का प्रत्यक्ष अवलोकन उच्च स्तर की वस्तुपरकता प्रदान करता है। शोधकर्ताओं द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले चर घरेलू आय और घरेलू व्यय होते हैं। दूसरी ओर व्यक्तियों या फिर परिवारों के स्वयं के विषय में धारणा ही व्यक्तिपरक गरीबी के अध्ययन में परिवर्तित हो जाती है। तो ये डिफरेंस दिया है वस्तुपरक और व्यक्तिपरक में। अब वस्तुपरक यानी कि आपने कोई एक पैमाना सिद्ध कर लिया, एक मान, एक कोई चर निर्धारित कर लिया, उसके आधार पर आपने उसकी गणना कर ली। व्यक्तिपरक यानी व्यक्ति के आधार पर देख लिया कि कौन कितना कमाता है। गरीबी को समझने के लिए इन व्यक्तियों अथवा परिवारों की राय पर आधारित जानकारी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन वस्तुपरक मुद्दे के विपरीत गरीबी विषयक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। तो ये वस्तुपरक और व्यक्तिपरक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद निरपेक्ष गरीबी उस स्थिति को बताती है जब कोई व्यक्ति भोजन, आवास, वस्त्र जैसी मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं का खर्च वहन करने में सक्षम ना हो। यह स्थिति अभाव से भी जुड़ी होती है। इस प्रकार की गरीबी को मापने के तरीके खोजना एक दुष्कर कार्य है। निरपेक्ष दृष्टि से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनका निर्वाह स्तर इतना नीचा होता है कि वो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। इन आवश्यकताओं को शरीर के संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम पोषण आहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में इसी मापदंड का प्रयोग किया जाता है, और इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा दैनिक रूप से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीणों के लिए निर्धारित की गई है। कितनी, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में 2100 मतलब 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। इतना भोजन तो दैनिक रूप में मिलना ही चाहिए व्यक्ति को। अगर इतना नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे कहलाएगा। अब सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, तो निर्धनता की अवधारणा को आसपास के अन्य लोगों के संबंध में देखना। किसी व्यक्ति को गरीब तब माना जाता है जब वह अपने परिवेश में विद्यमान अन्य लोगों की तुलना में अलाभान्वित की स्थिति में हो। आसपास के जो लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो उसको सापेक्ष गरीबी कहेंगे। और गरीबी की यह अवधारणा असमानता की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है। सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय विभिन्न वर्ग, प्रदेशों अथवा दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली गरीबी से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है उस उच्च निर्वाह स्तर के लोग या फिर देश की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब माने जाते हैं। यूएनओ की रिपोर्ट, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से
उन देशों को सापेक्ष रूप से गरीब माना जाता है जिनकी आय प्रति व्यक्ति $1 प्रतिदिन से कम होती है, तो उनको क्या कहेंगे, सापेक्ष रूप से गरीब कहेंगे। भारत में हालांकि इस आधार पर गणना नहीं करते, हम करते हैं निरपेक्ष गरीबी के आधार पर गणना। फिर गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा वह रेखा होती है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। 1999 से 2000 में वस्तुओं की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये और शहरी क्षेत्र में 459 रुपये प्रतिमास उपभोग करने वालों को गरीबी रेखा पर माना जाता है। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग इससे कम होता है या फिर इससे न्यूनतम होगा तो उनको क्या कहेंगे, निर्धन कहेंगे, उनको गरीब कहेंगे। जिनका इसके ऊपर होगा तो उसको गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। तो एक हिसाब से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक मानक निर्धारित कर दिया कि इससे अगर कोई न्यूनतम कमाता है, इससे न्यूनतम उसकी आय है, तो वो गरीब होगा। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर DT लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट दी थी। गरीबी रेखा का निर्धारण आय और उपभोग के रूप में किया जाता है, परंतु आय की तुलना में उपभोग गरीबी रेखा की सीमा निर्धारित करने का एक बेहतर मापदंड होता है। आय वितरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, जबकि उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े अच्छे से उपलब्ध हो जाते हैं। तो यही कारण है कि उपभोग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए उपभोग की सीमा को आधार बनाया जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण और गरीबी के अनुमान के संदर्भ में सामान्यतः योजना आयोग का ही माप या दृष्टिकोण अपनाया जाता है। हालांकि योजना आयोग अभी नहीं है, लेकिन इसके जो दृष्टिकोण है उसको हम मानते हैं। किंतु विश्व बैंक आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, जिसे डॉलर पॉवर्टी लाइन भी कहा जाता है। तो ये आपने अभी यहाँ पर भी देखा कि $1 प्रतिदिन के रूप में ये मानते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग की सीमा के आधार पर करते हैं हम। ठीक है, उपभोग मतलब हमने ये दिया, कैलोरी मान लिया कि कितना उपभोग कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या, विश्व बैंक आय के आधार पर। ये दो डिफरेंसेस हैं, इनको जरूर याद रखें। फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत में चला। तो गरीबी उन्मूलन की रणनीति मूलतः दो तरफा होती है। सर्वप्रथम ऐसे अवसर प्रदान करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और गरीबों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिक अवसर के प्रयास चलते रहते हैं। दूसरी तरफ गरीबी उन्मूलन एक सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों के साथ सुदृढ़ और पुनर्गठित किया जाता है। इन कार्यक्रमों का विवरण आर्थिक सर्वेक्षण 2003-04 में बताया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक 2004 दिसंबर 2004 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 2004-05 के लिए लगभग 13,466.40 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम फिर चलाए गए। तो कई तरीके से रोजगार की गारंटी देना, जब रोजगार अच्छा हो जाएगा तो उसके पास जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आवश्यक धन आएगा, तो उसकी आपूर्ति हो जाएगी, तो पोषण भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद प्रमुख गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और बुनियादी सेवा कार्यक्रम है, जिसमें से पहला दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब इनकी सीधे तौर पर डेट पूछी जाती है, तो डेट पर थोड़ा सा ध्यान दें। 1 अप्रैल 1999 को इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के मिश्रण के माध्यम से सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना। और इस योजना में 1980 में लागू एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया। यह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का सृजन का एक मात्र कार्यक्रम था। जैसे कि अभी कई सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं जहां पर सरकार स्टार्टअप्स के लिए धन देती है, ठीक है, उसमें कम ब्याज लगता है। तो ऐसे ही स्वरोजगार के लिए ये कार्यक्रम चले थे। वर्ष 1999 में सरकार ने 6 प्रमुख योजनाओं अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइश्रेम और साथ ही साथ DWCRA, GK22 यानी कि गंगा कल्याण योजना और मिलियन बेल योजना और SITRA आदि को प्रतिस्थापित किया था। इन योजनाओं के स्थान पर ग्राम रोजगार योजना के नाम से एक योजना शुरू कर दी थी। तो सारी योजनाओं को मिलाकर एक योजना बना दी थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000-2001 में शुरू की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय यानी कि जो उनके रहने का स्थान है, आवास है। तो अब हालांकि अलग अलग योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, तो ये पहले इसी के अंतर्गत। ग्रामोदय योजना में सब कुछ था कि हम पीने का पानी भी देंगे, पोषण भी देंगे, विद्युत भी देंगे
और जितनी भी बुनियादी सेवाएं हैं उनको देंगे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के आवंटन की परिकल्पना इसके तहत की गई थी। 2003-4 के साथ साथ 4-5 में ये जो योजना है इसके वार्षिक आवंटन 2800 करोड़ रुपए था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना था। 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से, जैसे कि स्वास्थ्य है, इसमें सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा में स्वास्थ्य अच्छा स्तर बढ़ाना, पेयजल अच्छा देना, आवास की मुहैया कराना, सड़कों का विकास करना, ये सारी चीज़ें थी। और इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं सम्मिलित की गई थी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। तीनों को इसमें मिला दिया था। तो ऐसे करके ये योजना को बनाया गया था। इसके बाद कुछ और योजनाएं हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ्स होती हैं वो आपको पेड बैचेस में ही मिलेंगी, तो उसके लिए आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।